नमस्कार, एबीपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। समाजवादी पार्टी में जब बड़ी लड़ाई हुई तो पिता मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुत्र अखिलेश यादव के बीच पुल बनाने का काम जिन लोगों ने किया, उनमें सबसे ऊपर नाम रहा हमारे आज के खास मेहमान आजम खान का। इस समय वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा है आजम खान। उत्तर प्रदेश में जिस 4.5 मुख्यमंत्री की सरकार होने का आरोप लगता रहा है, उन 4.5 मुख्यमंत्री में से एक कहे जाते हैं 68 साल के आजम खान। 8 बार रामपुर से विधायक रह चुके आजम खान 9वीं बार चुनाव के मैदान में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं और इस बार बेटे अब्दुल्ला आजम को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। पत्नी तजीन फातिमा राज्यसभा सांसद हैं। आजम खान अखिलेश सरकार में शहरी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के ओहदे पर हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी में अकेले नरेंद्र मोदी से लोहा लेते दिखते हैं आजम खान। आजम खान 1985 में मुलायम सिंह के संपर्क में आए और जब 1992 में समाजवादी पार्टी बनी तो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आज उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ कदमताल कर रही है। भले ही अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ कदमताल कर रहे हों, लेकिन आजम खान गांधी परिवार के खिलाफ हमेशा बरसते रहे हैं। आजम खान साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप आइए। मेरा राजनीतिक कार्य क्षेत्र, मेरा वतन रामपुर है। रामपुर के विकास से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रामपुर कहाँ है। शिक्षा के मैदान में मैंने जो काम किए हैं वो मैं खुद कहना चाहता हूँ कि गुज़रे 100 साल में शायद ही किसी गली में रहने वाले शख्स ने किए हों। जो कल भी वहीं रहता था, आज भी वहीं रहता है और आइंदा भी वहीं रहने का इरादा रखता है। मेरी बच्चियों के स्कूल हैं, बच्चों के स्कूल हैं। एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया है और एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ऐसा बनाया है जिस पर पूरा राष्ट्र गर्व करेगा। और ये बात मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, पूरा राष्ट्र गर्व करेगा। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगले 5 सालों में जौहर विश्वविद्यालय एशिया का सबसे शानदार विश्वविद्यालय होगा। ये केवल एक धर्म वालों के लिए नहीं है, एक जाति वालों के लिए नहीं है। शिक्षा के मंदिर में किसी धर्म और जात की जोत नहीं जलाई जा सकती। मेरे बच्चों के स्कूल और बच्चियों के स्कूल ऐसे हैं जिन पर मैं सोचता हूं तो अपने रोम रोम पर फख्र करता हूं। ज़माना चाहिए हमें अपनी बात कहने के लिए। सुनने वाले भाग जाएंगे, हम नहीं भागने वाले। आप लगातार सलाह देते रहते हैं मुलायम सिंह यादव को जी, पर जब आप सलाह देते हैं उसमें आप उनका कद भी नाप देते हैं। वो कैसे? आप कहते हैं कि घटिया आदमी को पार्टी न बेचें। आपने ये 31 दिसंबर को कहा मुलायम सिंह यादव को। आप क्या समझते हैं कि आपके इतने बड़े नेता मुलायम सिंह यादव, उनमें इतनी भी समझ नहीं है कि कौन घटिया है कौन सही है, और वो ऐसी नादानी कर देंगे कि पार्टी बेच देंगे? मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा सा पानी पी लूँ, काफ़ी घबरा रहा हूँ आपके सवाल से। ये आपकी अदा है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आजम खान साहब, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं अपने नेता को कि घटिया आदमी को पार्टी ना बेचें? क्या उनमें इतनी समझ नहीं है? क्या वो पार्टी बेच देंगे? पार्टी तो माँ के बराबर होती है। नहीं, मैंने शायद ऐसा नहीं कहा होगा। बात मैंने यकीनन सख्त कही होगी और हो सकता है इससे भी सख्त कही हो। मैं इसका कायल हूँ और यही मेरा रिश्ता है नेताजी से। मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह, जैसे कोई किसी माशूक से करता है। लेकिन मैं मामलात पर उनसे बात भी बहुत खुलकर करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम उनके हितैषी हैं, उनका, उनके परिवार का, उनकी पार्टी का भला चाहते हैं तो सच उनके सामने आना चाहिए। मैं आपसे दूसरा सवाल हो पूछ सकता रहा है इससे भी सख्त कहा हो। आपने कहा कि इसके बाद लोग खून के रिश्तों पर यकीन करना बंद कर देंगे। आपने कहा कि बाप बेटा, चाचा भतीजा, सारे खून के रिश्ते बदनाम हो रहे हैं, अब इन पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मेरा एहसास कि आप ऐसे कैसे लोगों के साथ रहते हैं? आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पाक रिश्ता होता है बाप और बेटा, उसको बदनाम कर देते हैं। आप कैसे रह सकते हैं ऐसे लोगों के साथ? अगर रिश्ता है तो रिश्ते में मिठास भी होगी और रिश्ते में कड़वाहट भी होगी। वो रिश्ते जिनमें सिर्फ मिठास होती है उसमें ढोंग होता है।
वो सच के रिश्ते नहीं होते। अगर आप किसी के अच्छे दोस्त हैं तो ये लाजिम है कभी आपकी दोस्त से लड़ाई हो, और ये लाजिम है कि आप में से कोई एक अपनी गलती का एहसास करे या कोई तीसरा शख्स आपकी दोस्ती कराए। उसके बाद जब रिश्ता जुड़ता है तो उससे मोहब्बत कहीं ज़्यादा होती है। तो ये सच है एक ज़िंदगी का। बाप बेटे अगर नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन? बेटा अगर बाप से रोकर नहीं मानेगा और जेब में से छीन नहीं लेगा तो फिर बाप किस काम का, बेटा किस काम का? मेरी औलाद तो घर से बाहर नहीं निकलने देती थी जब तक अपनी बात मनवा नहीं लेती थी। ये तो रिश्तों की नज़ाकत है, आप चूंकि बहुत रिश्तों की चाहत है। आप कैसे, आप अपनी औलाद के बारे में सोचिए कि आप बाप होकर आप अपने बच्चे को मना कर देंगे कोई खिलौना देने से? आपकी जेब का कलम मांगे तो इनकार कर देंगे? अगर वो किसी दिन आपके पैरों से लिपट जाए कि आज पापा नहीं जाने दूंगा, क्या आपका मन नहीं करेगा कि अच्छा आज बच्चे की बात मान ली जाए? आजम खान साहब, आप अपनी बात को तोड़ मरोड़ देते हैं, बदल देते हैं। अब आप कुछ और कह रहे हैं। तब आपने कहा था कि इन पर अब कोई यकीन नहीं करेगा, ये रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब आप उसको कम करके आंकना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखिए ये तो लड़ाई चलती रहती है। मतलब आपके अंदर ये खूबी आपने कहाँ से पाई है ये? नहीं, कि आप हर चीज को बड़ी आसानी से आप एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है कि आपकी कुर्सी की जिम्मेदारी यह है कि आप तोड़ मरोड़ कर बात कहें और आप वो मुझसे कहलवाना चाहें जो आपका मन चाहता है, और मेरी जिम्मेदारी यह है कि जो मैंने सच कहा था उस सच को फिर कहूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, ये जो कुछ मैंने कहा ये एक नेचुरल फैक्ट है कि बाप और बेटों के रिश्तों में अगर टूटन आएगी और दोनों अलग अलग सिमत में चले जाएंगे तो जाहिर है ज़माने को कुछ कहने का मौका मिलेगा और रिश्तों पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। आप बहुत महीन मार मारते हैं, आप बहुत तौल के सोच समझ के बोलते हैं, आपसे कोई गफलत ना हो जाए आप इसका पूरा ध्यान रखते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगी अपने बयान के लिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपने जो बुलंदशहर में जुलाई में घटना हुई थी रेप की, उस पर आपने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी आजम खान साहब? ऐसा नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होती हैं और ऐसा नहीं है कि आप हर बार, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, आपको सवाल सुनना थोड़ा सा कड़ा लग रहा होगा पर सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हर बार अपनी बात को घुमा फिरा के जो मैं कह रहा हूं उससे उसको सही साबित करते हैं, आप माफ़ी भी मांगते हैं। जी, ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था उसमें मैं मुजरिम था ही नहीं। पर आप माफ़ी मांग चुके हैं, नहीं। उसमें क्यों आप सफाई देना चाहते हैं? आप माफ़ी शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए माननीय जस्टिस साहब ने भी इस बात को कहा कि जो पत्र मेरी तरफ से गया है वो इतना एहसास भरा और इतना दर्दमंदी का ख़त है कि इसके बाद माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। वजह यह है कि जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, जो मैंने कहा ही नहीं, मैंने सारी बाइट्स पेश कर दी, सारे इंटरव्यूज़ पेश कर दिए, सारे अखबार पेश कर दिए और मैंने कहा जो मासूम बच्चियों से लेकर जवान बच्चियों तक को पढ़ा रहा हो, उनको अपनी औलाद कहता हो, उनसे फ़ीस न लेता हो, सारी ज़िंदगी उनके लिए वफ़ कर दी हो, वो उन बच्चियों के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकेगा? और मैंने कहा इस बच्ची को हमें दे दीजिए, हम अडॉप्ट करते हैं इस बच्ची को, इसकी सारी ज़िंदगी का खर्च और इसकी तालीम का खर्च विश्वविद्यालय उठाएगा। उनके माँ बाप ने मना कर दिया। और एक बात बता दें हम आपको, अपनी बच्ची से माफ़ी मांगने में भी कोई बेइज्जती नहीं है, लेकिन हमने गुनाह किया भी तो हो। आप उनके माँ बाप को क्या कहेंगे जो इतनी सफाई दे रहे हैं, करें आपने कुछ ऐसा किया नहीं, मैं तो एकदम बिल्कुल पाक साफ हूँ और मेरे से ऐसी गलती हो ही नहीं सकती? इस्तेमाल हुए, बीजेपी के लिए इस्तेमाल हुए, नेताओं ने घेराव डाल रखा था उनके यहाँ। आपकी पार्टी पर आते हैं, आप क्या कह रहे हैं, कैसी आपकी पार्टी है और कितनी मजबूत आपकी पार्टी है? आप कह रहे हैं कि एक शैतान की ताकत से न केवल पार्टी बल्कि परिवार दो फाड़ हो रहा है, एक शैतान की ताकत से। आप लोग क्या कर रहे थे फिर तब? आप ऐसे ही टहल रहे थे, आपके नेताजी टहल रहे थे, उनके बेटे टहल रहे थे, उनके चाचा टहल रहे थे, एक आता है शख्स और आपकी पार्टी धाराशाही धाए से गिरी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा दो। अमर सिंह की मैं बात कर रहा हूं। जरा संभल कर बोलिए, शैतान कह रहे हैं आप इतने बड़े आदमी को? नहीं, मैं तो आपने जो कहा उसको दोहरा रहा हूं। दोहराइए भी मत। इत्तेफाक यह है कि आप हिंदू भाई हैं, मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान होते तो आपको पता चलता है शैतान की कितनी बड़ी ताकत है। शैतान बहुत ताकतवर है,
इससे तो ये पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी और उसके बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता कितने ताकतवर हैं कि एक आदमी आता है और सब हिल रहे हैं इधर से उधर, कांप रहे हैं, बताइए, शैतान से। कह रहे भैया आप इस्तीफा दे के जाइए। क्या कहलवाना चाह रहे हैं आप मुझसे? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं कि कैसी आपकी छोटा पार्टी। सा आदमी, कमजोर सा आदमी। ये आपकी दूसरी खूबी है। आप पहले अटैक करते हैं, अब आप कमजोर वाले उस पर आ गए। जी चलिए। नहीं, मैं देखिए, आप शैतान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब देखिए, जिसका कहीं नामो निशान नहीं है और ख़ुद उन्होंने कह दिया मैं सांड हूँ। अब बताइए, मेरी हैसियत है सांड के सामने आने की? आप बताइए, आप सांड के सामने आ जाएंगे? अब कोई अपने को कहे कि मैं घोड़ा हूँ, गधा हूँ, भैंसा हूँ, बैल हूँ, सांड हूँ तो जानवर। तो अब जो खुद अपने आप को बता रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है बताने की? आज़म साहब, जब हम आए रामपुर तो हमने रामपुर देखा, बहुत ही बेहतरीन लगा। और वाकई रामपुर की जनता आपको क्यों ना वोट दे समझ में नहीं आता, इतना काम किया रामपुर ने आपने। लेकिन आप मंत्री जो थे पूरे उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में जो स्थिति है वो इतनी भयावह है, वो पूरा रामपुर जैसा कब बनेगा? कितने साल और सत्ता में रहेंगे आप? मेरी दो हैसियतें हैं, एक विधायक की और दूसरे मंत्री की। विधायक के नाते यहाँ की हर गली कूचे पर, हर सड़क पर, हर फर्द पर मेरा हक है और उसका मुझ पर हक है, बग़ैर किसी धर्म जाति के इख्तलाफ के। मंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश की हर गली, हर दलित की गली, पिछड़े की गली, हर गली इंटरलॉकिंग है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी रही, जिस तरह से समाजवाद की सोच रही, वो अब इस दौर में कहाँ आपको जाती दिखाई दे रही है? देखिए, जहाँ से समाजवाद चला था और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने जो एक दल बनाया था, उसके बारे में हमने अपने बड़ों से ये सुना कि अगर दो समाजवादी भी हैं तो वो आपस में लड़ लेंगे और एक समाजवादी एक तरफ चला जाएगा और दूसरा समाजवादी दूसरी तरफ चला जाएगा। जो शेप आज समाजवाद की है, जिसे मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी मेहनत से, हम भी उनके साथ इस लड़ाई में और इसे बनाने में बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब बनी है तो दो एम्बेसडर कार चलती थी, एक आगे नेताजी की और एक पीछे हमारी। एक चादर तकिया उनकी गाड़ी में रहता था, एक चादर तकिया हमारी गाड़ी में। गांव-गांव जाकर, हर कुएं पे बैठकर, हर कमज़ोर आदमी से मिलकर हमने इस पार्टी को बनाया था और समाजवाद का एक ऐसा स्वरूप हमने दिया था जो टूट न सके, जो बिखर न सके। आपने देखा कि उसके बाद हमने सरकारें भी बनाई और अब बावजूद इसके कि एक बेबुनियाद बात की बुनियाद बनी और एक बड़ा विवाद हुआ और सबने देखा, उसका बहुत दुख भी है हमें, उसके हमें नुकसानात भी हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी बाकी है और जब पार्टी बाकी है तो समाजवाद का चेहरा भी बाकी है, उसकी विचारधारा भी बाकी है। मुलायम सिंह को एक ज़माने में मौलाना मुलायम कहा जाता था, मुल्ला मुलायम। तो आज के अखिलेश को ये नहीं कहा जा रहा है और खुद मुलायम सिंह ने ये आरोप लगाया कि वो किसको पुलिस चीफ नहीं बनाने दे रहे हैं। तो क्या मुलायम के समर्थन में, मुसलमानों के समर्थन में और अखिलेश के समर्थन बेसिस में आपको कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है? और इसी का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर पहले नहीं, इसी का हिस्सा है कि मुल्ला मुलायम उनको बुलाने में जिन लोगों का योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता था, उसमें आजम खान सबसे ऊपर गिने जाते थे। तो क्या चाचा होने के बावजूद अखिलेश पे आपका असर कम हुआ है? ऐसा है कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा लेंगे, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है दंगे हो गए, कम्युनल टेंशन हो गई। ये अकेला प्रदेश है जिसके पास वो तीनों चैलेंजेस हैं जो भारत में किसी दूसरे प्रदेश के पास नहीं हैं। यहाँ अयोध्या है, यानी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का यहाँ डिस्प्यूट है। यहाँ मथुरा है, कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह। और तीसरा है यहाँ बनारस, ज्ञान वापी मस्जिद और मंदिर। तीनों बड़े सवाल जिस पर देश की राजनीति चलती है, ये तीनों बड़े सवाल उत्तर प्रदेश में हैं। अगर ये तीनों बड़े सवाल आप उत्तर प्रदेश से हटा दें तो उत्तर प्रदेश वाकई हिंदुस्तान का दिल है और इसके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। जहाँ तक मुल्ला मुलायम सिंह की बात है, ये वो ज़माना है
जब बाबरी मस्जिद तहरीक चल रही थी और मैं उसका कन्वीनर था। हमने बाबरी मस्जिद मूवमेंट में कोई ऐसा मौका नहीं आने दिया कि सरकार से टकराव हो, कोई लाठी चले, किसी की नक्सीर फूटे। हमेशा ये कहा हिंदू मुसलमानों से, और आज भी यही कहता हूँ। कल मेरी बात बुरी लगती थी, आज उन्हीं हिंदू बहन भाइयों को मेरी बात अच्छी लगती है कि आपस में मत लड़ो, अदालत के फैसले का इंतज़ार करो। मैं आज भी सभा में कहकर यही आया हूँ और रात को भी यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा है उसके जजेस हिंदू हैं। मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट के हिंदू जजों में पूरी आस्था है। अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के हिंदू जजों में अगर हिंदू समाज की आस्था नहीं होगी तो इससे कानून का और देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जहाँ तक मुल्ला मुलायम सिंह का सवाल है, ये वो ज़माना था जब पीक पर था पूरा मूवमेंट। आज बाबरी मस्जिद नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को उसकी शहादत हो चुकी है। नरसिम्हा राव साहब वहाँ मंदिर बनवा चुके हैं। तो उस ज़माने में और इस ज़माने में बहुत फ़र्क है। और मैं एक बात और साफ कर दूं, मुल्ला मुलायम सिंह का लक़ब मैंने नहीं दिया। मैंने नेताजी को पटना के सम्मेलन में सब नाम लेकर पुकारते थे, माइक पर मैं गया और मैंने कहा कि आज से कोई मुलायम सिंह जी नहीं कहेंगे, बल्कि आज से नेता कहेंगे। और नेता कहकर मैंने नारा लगवाया था। उस दिन से आज तक मुलायम सिंह जी हमारे नेता हैं। मैंने मुल्ला मुलायम सिंह उनका नाम नहीं रखा था। मुल्ला मुलायम सिंह नाम आरएसएस के लोगों ने रखा था, फाशिस्ट लोगों ने रखा था, ताकि मुलायम सिंह के नाम के साथ मुल्ला मुलायम सिंह जोड़कर मुलायम सिंह को भी नुकसान पहुंचाया जा सके और मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जज और हिंदू जज, ये कैसी सोच है कि आप एक जज को भी इस चश्मे से देखते हैं, इस जज के बारे में बात करते हैं तो ऐसी बातें सोचते हैं? जज तो जज होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज। बड़ी महानता की बात कही आपने। नहीं, आप जवाब मैं दीजिए। छोटा आदमी हूँ इसलिए छोटी सोच है मेरी, लेकिन धर्म, मज़हब एक सच्चाई है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान की सभ्यता और इसका कल्चर यही है कि ये एक फलों का बाग नहीं है, ये अमरूद का बाग नहीं है, ये आम का बाग नहीं है, ये लीची का बाग नहीं है, ये गुलदस्ता है फूलों का, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, उनके रंग अलग हैं, उनकी खुशबुएँ अलग हैं। इसीलिए अकबर, जोधाबाई और जोधाबाई के पेट से पैदा होने वाली औलाद हिंदुस्तान के तख्त व ताज की वारिस बनी और मुसलमानों ने उसे वारिस माना। तो आप हिंदू के नाम से या मुसलमान के नाम से चिढ़ते क्यों हैं? एक सच है, और एक धार्मिक शख्स ज़्यादा अच्छा होता है किसी अधर्मी से, क्योंकि वो किसी को जवाबदेह नहीं है। हिंदू जवाबदेह है अपने भगवान को, मुसलमान जवाबदेह है अपने अल्लाह को, और वो यकीनन अच्छा इंसान आलम होगा। खान साहब, चूंकि मैं कह रहा हूं कि हम लोग संजीदगी से इस पॉइंट पर बात करना मैं चाहते हैं। संजीदगी से जवाब जी, आपने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे उसमें समस्या है। आप उसमें भी कहते हैं, आप एक तो ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं छोटा आदमी हूँ या मैं बड़ा आदमी हूँ, और जो आप हैं सब देख रहे हैं आप क्या हैं। जब आप जज को ये कहकर कि हिंदू मुस्लिम ये सच्चाई है ये कहते हैं, तो आपसे मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, आप उसको कम करते हैं? नहीं, कम नहीं करते। आप उसको सच्चाई के बिल्कुल नाम कम नहीं करते। आदम खान साहब, जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। ये नहीं होता कि ये सुप्रीम कोर्ट के हिंदू जज हैं, ये पारसी जज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सिख हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सिख चीफ जस्टिस हैं। फिर ऐसा क्यों करिए, जाते हैं आप उस गली में? ऐसा करिए, ये फांक करना आप आप अपना कब नाम तक? एक्स रख लीजिए, मेरा नाम वाई कर दीजिए। ये आबा सादा बैठे हुए हैं। आप क्यों फांक करना चाहते हैं? इसलिए कि हमारे क्योंकि उससे आपकी राजनीति चलती क्योंकि है। हमारे आपके नामों से पता चलता है कि हमारे धर्म क्या है और हमारे जिंदगी का सच क्या है। हम ABCD नहीं है, और उसी से आपकी राजनीति चलती है। लफ्जों से खेलना आपको बहुत आता है, ये तो हम अभी देख रहे हैं और माजी में क्या भी देख करूं, चुके हैं। गूंगा हो जाऊं, डिग्रियां जला दूं अपनी, मुंह में पत्थर मार लूं अपने, दांत निकल जाएं बाहर, क्या करूं? मेरा सवाल है, 2 हिस्सों में मेरा भी सवाल है। पहला ये कि आप मुस्लिम कौम की एक बहुत पावरफुल आवाज़ रहे हैं, खासकर यूपी में भी और यूपी के बाहर भी, लेकिन यूपी में ज़्यादा। छोटा कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा सवाल ये है, मैं मुलायम सिंह यादव का सिपाही हूं। जी, तो आप कह देंगे वो हिंदू। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है यूपी की, आपकी बहुत ही एक कोर वोट बैंक रही है। लेकिन आपके दौर इक़्तिदार में ही, जब एक आप डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर रहे हैं पिछले 5 साल से, उस ज़माने में फ़िरक़ावाराना फसादात निकलवाओगे बहुत आप हुए। मुझे? मिनिस्टर भी नहीं देखना चाहते। मुजफ्फरनगर के हुए, चाहे फिर दादरी का हुआ, ये आपकी हुकूमत में हुए।
तो अब आप ये बताइए कि इलेक्शन है, आप वोट मांग रहे हैं, ये जो मुसलमान कौम है आपको वोट क्यों दे, आप पे क्यों दोबारा से एतबार करें? पहला सवाल ये है। ये बड़ा सवाल है। इसीलिए वोट दे। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, आप ही साहिबान ने दंगा दिखाया। दंगा ही नहीं दिखाया आपके कैमरों ने, आपने जलते हुए घर दिखाए। घर जलाने वाले नहीं दिखाए आपने, आपने बलात्कार दिखाए। बलात्कारी नहीं दिखाए आपने कत्ल दिखाए, कातिल नहीं दिखाए। आपने आधी खबर दिखाई पर्दे पर, आधी खबर रोक ली। इसीलिए आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। एक नुकसान तो ये हुआ समाज का। दूसरे ये कि पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि इन दंगों के पीछे कौन था। जाहिर है कानून के पास अभी कोई ऐसा हथियार नहीं आया है कि चलते हुए आदमी की कौन हत्या कर देगा ये कोई बता सके। जो फसाद हुआ वो जाहिर है बहुत दर्दनाक था, दुख था उसका, उसे कंट्रोल भी किया गया। ज़िंदगी का मुआवजा कोई नहीं हो सकता, जले हुए घरों का मुआवजा कोई नहीं हो सकता, लेकिन जितना भी उनके ज़ख्मों पर मरहम लगा सकते थे वो मरहम लगाया है। आपने जब बात की समाजवादी पार्टी की, समाजवाद की, समाजवादी पार्टी जिस तरह से बनी, समाजवाद जिस तरह से बनी, लोहिया जी हों, आचार्य नरेंद्र देव हों, जयप्रकाश नारायण हों, गैर कांग्रेसवाद की बात हुई जी, परिवारवाद के खिलाफ बात हुई है लगातार उसके बाद। मैं आपके सवाल से पहले ही जवाब दे दूं। नहीं मैंने अपने बेटे को लग रहा है कि लड़ाया। सवाल बिल्कुल निशाने पर है। बिल्कुल, मैं क्योंकि आपके बेटे का ही सवाल नहीं, आपकी पत्नी का ही सवाल नहीं है, मैं आपके नेता की बात कर रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव के परिवार के कितने लोग हैं, उंगलियां कम पड़ जाती हैं गिनते गिनते, जो राजनीति में हैं और लगातार आ रहे हैं, इन चुनाव में भी दिखाई देंगे। चुनकर आ रहे हैं, चुनकर आ रहे हैं। मैं जानता हूं आप ये जवाब देंगे। नहीं नहीं, नहीं, पर नहीं, मैं जानता हूं आप ये जवाब मैं देंगे। आपसे आप उनसे पूछ रहे हैं। आप मुझसे मुझे इतना भी हक नहीं देंगे कि मैं सिर्फ आपसे ये पूछ लूं कि वो लोग चुनकर आ रहे हैं या कहीं से वो कोई ख़ास उन्हें किसी पेड़ में से उग के आ रहे हैं। चुनाव लड़ा होगा उन्होंने। आप जवाब सुनना चाहते हैं इसका? जी सुनाइए। आजम खान साहब, चूंकि आप ज़मीन के लोगों को जानते हैं, किसी पार्टी में चुनकर तो आ रहे हैं पर किसी पार्टी में टिकट पाना बहुत बड़ी बात होती है। एक वर्कर जो चवन्नी का वाला वर्कर होता है उसको जिंदगी लग जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पहुंचने में। जैसे हम नहीं, आप तो टिकट पाए हुए हैं, आपके परिवार के लोग टिकट पाए हुए हैं, जैसे हम मत कीजिए, आप इतने छोटे नहीं हैं। आपके बराबर के बहुत सारे लोग होंगे आजम खान साहब जो टिकट चाहते होंगे, जिनको टिकट नहीं मिलता। राजनीति में टिकट पा जाना बहुत बड़ी बात है। जो लोग परिवारों से आए और ये कहते हैं कि चुनकर आए हैं, ये गलत आर्ग्यूमेंट है, आप उत्तर ये गलत तर्क है। उत्तर सुनेंगे आप इसका? टिकट आपको कैसे मिला जी? उत्तर क्योंकि आप उनके बेटे थे, उनकी बेटी थे। उत्तर सुनेंगे आप? टिकट मिला था मुझे 1980 में, चौधरी चरण सिंह साहब ने दिया था। अब ये मत कीजिए आप, मैं बात कर रहा हूं बेटे बेटियों की, पत्नियों की मुझसे और पूछा ना आपने, मुझे बहुओं टिकट की। कैसे मिला? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप बात को घुमाइए मत। मेरे बेटे के बारे में आपने नाम नहीं लिया, अब्दुल्ला आजम के बारे में। स्वार टांडा से 1952 के बाद सिवाय नवाब परिवार के कोई नहीं जीत सका। एमपी वो, एमएलए वो, और आम तौर पर जो लोग लड़े वो बुरी तरह हारे। कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता हुआ आसानी से। इस बार भी कोई तैयार नहीं था। मैंने अपना सब कुछ दांव पर यूँ लगाया है कि स्वार टांडा के लोगों ने मेरा घर से निकलना दूभर कर दिया था। समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव के आदर्शों पर चलती है, उससे हम उम्मीद कर सकते थे कि शायद वो किसी मुसलमान को मौका दे जिसके पास आजम खान जैसा कद्दावर मुस्लिम चेहरा है। लेकिन जब चौथी बार मौका मिलता है तो वहाँ फिर परिवार आ जाता है और मुलायम सिंह जी अपने बेटे अखिलेश को बना देते हैं। क्या आजम खान या कोई दूसरा मुसलमान इस लायक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बने? कभी आपने इस पर सोचा? देखिए, ये फैसले का अधिकार मेरा नहीं है। चाहत का अधिकार हो सकता है, लेकिन ऐसी चाहत जिससे समाज में उस वर्ग के लिए बुरी राय पैदा हो, उस एहसास को अपने दिल में रखना चाहिए और उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि अभी हमारा समाज इसके लिए तैयार नहीं है। बात मेरी नहीं है,
आपका कहना यह है कि कोई मुसलमान, आप प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमान बनाना चाहते हैं और आपके मोहतरम मुसलमान के नाम से बहुत चिढ़ते हैं। बिहार में अब्दुल गफूर हो चुके हैं, महाराष्ट्र में अंदुले हो जजों चुके के हैं। अलावा किसी को जीने का हक नहीं है। जजों के अलावा किसी को जीने का हक नहीं। हम भी जज हो सकते थे, हम भी वकील हैं और हमारे पास बड़ी डिग्री है, तो फिर हम मुसलमान हैं। हम जज नहीं हो सकते क्योंकि मुसलमान हैं बकौल आपके। मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो फिर लोगों को भड़का रहे हैं। मैंने ऐसा मुसलमान नाम पर कुछ नहीं कहा। आप मुस्कुरा के भड़का रहे हैं। ये आपकी खासियत है, ये आपकी अदा है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो अभी पिछले दिनों परिवार में जो खींचतान हुई, आप मानते हैं इसका गलत असर हुआ लोगों पर, आम लोगों पर, वर्कर्स पर, वोटर्स पर? बेशक ये बहुत अच्छी बात नहीं थी। अगर ये नहीं होता तो और अच्छा होता। आपको क्या लगता है कि ये जो खींचतान मची, इसका फ़ायदा किसको ज़्यादा होगा? बीएसपी को ज़्यादा होगा कि बीजेपी को ज़्यादा होगा? देखिए, इसका फ़ायदा तो किसी को नहीं होगा। नहीं होगा? यकीनन नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी को मोहतरमा मायावती साहिबा की एक मेरठ की तकरीर का बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें उन्होंने न जाने किस गलती से ये कह दिया कि इंतहा पसंद मुसलमान, जिसकी कट्टरपंथी मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमान हमें वोट नहीं देता है, तो कट्टरपंथी मुसलमान क्योंकि हमें वोट नहीं देता, इसलिए हमने अपने वर्कर्स और अपने वोटर्स को हिदायत करी कि वो अपना वोट डाइवर्ट कर दें और भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे दें। ये उनकी स्पीच इस वक्त घर घर सुनाई भी जा रही है। तो उनकी ये तकरीर मुसलमानों को उनसे काफ़ी दूर कर रही है। उन्होंने तकरीबन 100 के करीब टिकट दिए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुसलमानों की हैसियत को और उनकी ताकत को समझा। मुसलमानों ने उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, ये भी सही है। तो हमारा ख्याल ये था कि मोहतरमा कम से कम 403 टिकट तो देंगी। सारी टिकट मुसलमानों को दे दें? क्यों, सारे मुसलमानों ने मुख्यमंत्री भी तो बनाया। बाकी होती किसी ने वोट ही नहीं किया उनको। अच्छा चलिए 50 छोड़े देते हैं, 100 कम किए देते हैं, 303 दे दें। आप तय करा दीजिए। मैं तो समझ रहा था कि आप समाजवादी पार्टी में हैं, आप बीएसपी की तरफ से भी तय करना चाहते हैं। 303 टिकट दिलवा दीजिए। क्या बुरी बात कह दी मैंने? क्या बुरी बात कह दी? नहीं, आपने अच्छा कहा। आप बीएसपी में आप क्यों नहीं शामिल हो जाते हैं? 303 टिकट दे देंगी तो शामिल हो जाऊंगा। आजम खान ने कहा मायावती मुसलमानों को टिकट दें तो मैं बीएसपी में शामिल हो जाऊंगा। ये 100 टिकट इसलिए नहीं दिए गए हैं कि मुसलमानों को चुनाव जिताना है। ये 100 टिकट इसलिए दिए गए हैं कि सेकुलर हिंदू हार जाए और मुसलमान हार जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए या उनसे मिला के सरकार बन जाए। जो बात मैंने मेरठ की आपको सुनाई है उनके बारे में। ये जो कांग्रेस से तालमेल हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब आप लगातार कांग्रेस को कोसते रहे जिंदगी भर, समाजवादी, और चुनाव से ठीक पहले एक तालमेल हुआ और बहाना ये और तुर्रा ये कि नहीं साहब हमने 300 सीटें चाहिए। आपका बहुमत आ रहा था तो लीजिए बहुमत, या आपको डर था कहीं कि इस बार रह जाएंगे हम? नहीं, डर की बात नहीं थी। बिहार के चुनाव के बाद एक माहौल बना देश भर में गठबंधन का, और उस माहौल का असर उत्तर प्रदेश पे भी पड़ा। तो राय यही बनी कि कोई ऐसा दल जो लाइक माइंडेड भी हो और कुत्ता बिल्ली ना कहता हो, पार्लियामेंट में कोई एमपी उसका ये ना कहता हो कि मुसलमानों का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ बेहतर लगे कांग्रेसी, उनसे तो बेहतर ही हैं, तो उस वोट को बिखरने से रोकने की कोशिश है। छोटा शैतान। देखिए अब आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या बात है, आपको शैतान बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आजम खान साहब। नहीं, मैंने कुछ और कहा था। ये क्या कहा था आपने, वो कह दीजिए। मैं भूल गया, इस वक्त याद। आपकी याददाश्त अच्छी है, आपका खूब साथ देती है। पुरानी बातें जब आपको याद नहीं होता, पुरानी आप भूल जाती है वो। पुरानी बातें कहाँ तक याद रखें? उनके सितम कितने याद रखें, उनके कर्म कितने याद रखें। आजम साहब, ये जो अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी, इनकी जो विलय कराया गया था समाजवादी पार्टी में, सिबकतुल्ला अंसारी से हलफनामा भी लिया अखिलेश यादव ने और फिर बाद में उन सबको छोड़ दिया, आपको लगता है ये फैसला सही है, ठीक हुआ? मैं क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं नहीं रहा, न तो नेताजी की तरफ से
न मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई ऐसा राय मशवरा और न ही उन बंधुओं की तरफ से कोई ऐसी राय या मशवरा आया। तो मैं इसमें कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, न इस तरफ से ना उस तरफ से बात मेरे तक आई नहीं थी। मैंने वही सुना, वही जाना जो अखबारों से या टेलीविज़न से पता चला। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया और उसमें बार बार कहा कि कत्ल दिखाया, कातिल नहीं दिखाया। मुसलमानों की आप पूरी तरह से तरफदारी करते दिखे, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं मारा गया था, हिंदू भी मारा गया था, जाट भी मारे गए थे। आज भी बहुत सारे जाट हैं जो जेलों में बंद हैं और उनका ये आरोप है कि सरकार ने, अखिलेश यादव सरकार ने मुसलमानों की पैरवी ज़्यादा की, मुआवजा देने में जल्दबाजी ज़्यादा उनकी तरफ से दिखाई गई, और जबकि जो हिंदू लड़के हैं या जाट लड़के हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो संविधान की शपथ आपने ली है, तो एक मुस्लिम, एक नेता होने, एक मंत्री होने के नाते आप कैसे एक मज़हब की तरफदारी और एक मज़हब को आप बिल्कुल हाशिए पर छोड़ सकते हैं? नहीं, मैंने शायद ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। मैंने दंगों के बारे में कहा, इसके अलावा मैंने हिंदू मुसलमान का तो नाम ही नहीं लिया है। अगर जाटों के साथ भी ऐसा हुआ, जाट अभी तक जेलों में बंद है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, यकीनन ताली के लिए दोनों हाथ चाहिए। मारने वालों में भी, मरने वालों में भी ये हो सकता है एक का नुकसान ज़्यादा और एक का कम हो, नुकसान दोनों का होता है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी हमारे कि दंगा करने से नुकसान किसी एक का नहीं है, नुकसान दूसरे का भी है, और जो दूसरे का नुकसान है वो ज़्यादा बड़ा इसलिए है कि कमज़ोर के अगर 10 घर जलते हैं तो उसकी वो कीमत नहीं होती, मजबूत के घर का कोना जलता है तो ज़्यादा महंगा होता है। और फिर सरकार के ख़जाने से मुआवजा बढ़ता है, वो जाहिर बात है हर शख्स की जेब से निकला हुआ पैसा होता है, और जिसके पास कच्चा मकान है उसका पक्का मकान बन जाता है। तो दंगा करने वाले लोग इस बात का ख्याल रखें कि जिन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचता है, लेकिन नुकसान से बचते वो भी नहीं है जो दंगा कराते हैं, चाहे उनका धर्म मज़हब कोई हो। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि ये जो तालमेल हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए, क्या ये असर बड़े चुनाव जो 19 में होने वाले हैं, क्या उस पर इनका असर होगा? क्या असर होगा अगर हमारी दोनों की नीयतें ठीक हैं और हम वाकई चाहते हैं कि फाशिस्ट ताकतों को रोका जा सके, और जिस तरह से मुल्क का नुकसान हुआ है, तरक्की का नुकसान हुआ है, खुद मेरे विभाग में जितने काम चल रहे थे, आसरा योजना जिसमें नस्ल दर नस्ल जो लोग आसमान के नीचे सोते चले आए थे उन्हें 1 कमरे का मकान दे रहे हैं, अब 2 कमरे का देंगे, वो सारा काम रुक गया। क्योंकि जिन ठेकेदारों से ये काम कराए जा रहे हैं, जिन्हें सरकार का चेक मिला है, वो उस चेक को भुना नहीं सकते। 1 हफ्ते में 24,000 रुपया, 10 करोड़ की इमारत, तो कैसे? सारा काम रुक गया। स्कूल बन रहे थे वो रुक गए, ITIs बन रहे थे वो रुक गए, सड़कें बन रही थी वो रुक गए। एक मैं ये जानना चाह रहा था कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का मुद्दा, और ये मुद्दा कि रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है RSS BJP, इन चुनावों में ये 2 मुद्दे कितने बड़े हैं? देखिए, डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी के असरात नोटबंदी के ज़्यादा थे, और ज़्यादा हैं क्योंकि उससे हर कमज़ोर आदमी प्रभावित हुआ है। शादी नहीं हो सकी, इलाज नहीं हो सका, किसी अस्पताल में, डॉक्टर के यहाँ, नर्सिंग होम में वो मशीन से वो कागज़ अंदर बाहर नहीं किया, करना ही नहीं आता, हमसे तो आता ही नहीं। तो बहुत नुकसान हुआ है उससे, और अभी तक लोग उसकी मार में हैं। फसलें नहीं बो सके हैं, खेत जोते नहीं गए, खाद नहीं मिली, बीज नहीं मिला, इसलिए उसके नुकसानात का असर 1 साल के बाद आपको पता चलेगा कि हमारी फसलों को कितना नुकसान हुआ और पर कैपिटा इनकम पर क्या उसका बुरा असर पड़ा। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, मैं इससे बहुत फ़िक्रमंद इसलिए हूँ कि बिहार के चुनाव से पहले जब भागवत साहब ने ये कहा था कि रिजर्वेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, तो बड़ा हंगामा हुआ था और ज़बरदस्त उसकी प्रतिक्रिया हुई थी, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को इसका काफ़ी नुकसान हुआ। समझदारी ये थी कि इस चुनाव में, जबकि 4 राज्यों के चुनाव थे, उत्तर प्रदेश ख़ास तौर से, उसके बाद पंजाब, उत्तराखंड, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसी तजर्बे को फिर आजमाया। अक्लमंदी नहीं थी ये, अगर ये कहना ही था तो चुनाव के नतीजे देखने के बाद कह सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस बात को फिर कहा, ये जानते हुए कि रद्द-ए-अमल होगा, दलितों में, पिछड़ों में रद्द-ए-अमल होगा, लेकिन उन्होंने कहा। लेकिन इस बार रिएक्शन वो नहीं था जो बिहार के चुनाव के वक्त था। आरएसएस क्योंकि एक विचारों का संगठन है और वो चीज़ों को हल्के हल्के इंप्लीमेंट करते हैं। वो लव जिहाद का नारा एकदम लेकर नहीं आए, घर वापसी का नारा एकदम उन्होंने नहीं किया, गुलाबी क्रांति उन्होंने एकदम नहीं की। जब उन्होंने अपना बादशाह बना लिया, अपना प्रधानमंत्री बना लिया, तब इन सवालों को मजबूती के साथ पेश किया। रिजर्वेशन की बात को जब दोबारा उठाया है तो आज उतना रिएक्शन नहीं है। वो घाटा पाएंगे, लेकिन जब तीसरा, चौथा, पांचवा चुनाव आएगा तो मुझे इस बात का अंदेशा है कि वो दिन आ सकता है जब वो कहेंगे कि रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए और समाज में खामोशी होगी और रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। आपने पिछली बार शेर सुनाया था आखिर में, आप शेर की बात सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। होता तो फिर भी जानवर ही है, तो क्यों आपसे मुझसे ऐसी बात कहलाना चाहते हैं? ये शेर नहीं है, शेर है। शीन ऐन रे, जिसे ले गई है अभी हवा। ये हमारे जैसे आदमी के दिल का एहसास है जी। क्योंकि हम जिन लोगों के लिए काम करते हैं उनकी ज़िंदगी में मुस्कुराहटें कम हैं और गम ज़्यादा हैं, और यही हमारी कामयाबी की असल वजह भी है और यही उसकी बैकग्राउंड भी है कि जब कोई गमज़दा अपनी बात कहता है तो हम उसके साथ रोने लगते हैं। हम इतने हिस्सास इंसान हैं, हम बहुत सख्त हैं उसूलों में, पहाड़ हट जाए हम नहीं हटेंगे, लेकिन अगर कमज़ोर हमारे सामने रो दे तो हम बड़े से बड़ा फ़ैसला वापस ले लेते हैं। जिसे ले गई है अभी हवा, वो वरक़ था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। क्या बात है। चुनाव में भी आपको इस तरह के शेर याद हैं, बड़ी बात है। सुनाते हैं। आज़म खान हमारे आज के खास मेहमान। चुनाव हैं, आपने इतना समय निकाला चुनाव के बीच में भी, धन्यवाद। तीखे सवाल, सीधे सवाल, लेकिन उन्होंने सवालों के तीखे जवाब भी दिए, सीधे भी जवाब दिए, और कई सवालों में उनकी अदा दिखाई दी, उनकी मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसके पीछे बहुत कुछ है। आज घोषणा पत्र में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। आज़म खान साहब, आपका धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।